गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक होगा द विल ऑफ द पीपल। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या पॉइंट्स दिए संविधान सभा के सामने कि आखिर हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कैसी संविधान भारत के लिए बनाने वाले हैं। ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू ने कह दी थी। उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिबेट और डेलिब्रेशंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्टार्ट होने वाली है। तो इस टॉपिक में हम 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला है व्यूज ऑफ सोमनाथ लहरी। सोमनाथ लहरी एक कम्युनिस्ट मेंबर हैं। उन्होंने संविधान सभा को लेकर के क्या कुछ कहा, ये आपको दिया जाएगा पॉइंट। उसके बाद हम देखेंगे कि नेहरू का क्या विजन था ऑन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की प्रकृति क्या होगी, इसके ऊपर नेहरू के क्या व्यू पॉइंट थे। सोमनाथ लहरी ने एक्चुअली संविधान सभा के ऊपर ही सवाल खड़ा किया था और उसको कैसे एड्रेस किया गया नेहरू जी के द्वारा, वो पॉइंट हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे नेहरू जी जब अपनी बातों को रखेंगे तो उस समय जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस 1946 से पहले हुए। 1946 क्यों? क्योंकि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाई गई है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने के पहले जो संवैधानिक बदलाव, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए थे, वो क्या थे, और 1946 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आने वाली हैं, जिसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन होने वाली है, वो क्या होंगे, इसको नेहरू जी ने क्लियर करा था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सोमनाथ लहरी के व्यू पॉइंट को कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के उन्होंने क्या कहा। These deliberations were taking place in 1946 and 47, and at that time Britishers were still in India. ये जो विचार विमर्श है, ये विचार विमर्श 1946 और 47 में चल रहा है। ये संविधान सभा 1946 में बैठी है, 1946 में बैठी है संविधान बनाने के लिए, और उस वक्त ब्रिटिशर्स भारत में ही थे। So that's why सोमनाथ लहरी saw dark hand और black shadow of British imperialism over deliberations of Constituent Assembly. चूंकि ब्रिटिशर्स यही थे, तो सोमनाथ लहरी को लगता था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, सिंस दिस इज फ्रेम्ड बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स चूंकि उन्होंने इसको बनवाया है, तो ऑब्वियसली उनका इंपैक्ट इस संविधान सभा पे होगा। हमारे डेलिब्रेशंस में उनका कुछ न कुछ प्रभाव दिखेगा। दैट्स वाई सोमनाथ लहरी को लगता था कि हम अपने ओपिनियंस को क्लियर तौर पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ब्रिटिशर्स अभी भी यहां हैं। ही अर्ज्ड दैट फुल्ली फ्री देमसेल्फ फ्रॉम ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। उन्होंने ये आग्रह किया कि सबसे पहले संविधान सभा को क्या करना चाहिए, अपने आप को ब्रिटिशर्स से फ्री कर लेना चाहिए, स्वतंत्र कर लेना चाहिए, और उसके बाद हम संविधान बनाएंगे। एट दैट टाइम इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय नेहरू वाज इन प्लेस, बट इट कुड नॉट ऑपरेट फ्रीली। जिस समय ये सारा कुछ हो रहा है, उस वक्त एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी और उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। इंटरिम का मतलब ही होता है टेम्पोररी, यानी जो परमानेंट ना हो। तो एक टेम्पोररी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन 2 सितंबर 1946 को करा गया था और उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। तो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, आप समझ रहे हो? एक ऐसी प्रशासन, टेम्पोररी व्यवस्था जिसकी करी गई, तो वो सरकार वर्क कर रही थी, बट इट कुड नॉट ऑपरेट फ्रीली। क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स थे, तो उनका इन्फ्लुएंस उस सरकार में भी देखने को मिलती है। So that's why he exhorted or explained other members that Constituent Assembly was British made and working out their plans. सोमनाथ लहरी की जो क्वेश्चन है वो यही है कि चूंकि कंस्टिट्यूएंट असेंबली को ब्रिटिशर्स ने बनाया है, दैट्स वाई वो अपने प्लान को ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो भारत को आजाद बनाने वाले, वो भारत को फ्री नहीं बनाना चाहते। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं, हम सभी मेंबर्स उन्हीं के प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसा मुझे डर है। ये सोमनाथ लहरी का सवाल था कंस्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के। अब नेहरू जी इस संविधान सभा को लेकर के क्या कहते हैं, सोमनाथ लहरी के क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करते हैं,
वो अगले पॉइंट में हम देखेंगे, नेहरूज व्यू ऑन नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। He admitted that this constituent assembly was working under British government. उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, उन्होंने इस बात को मान लिया कि हाँ, हम संविधान सभा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहे हैं। But he emphasized that source from which this constituent assembly was deriving its strength. लेकिन उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हमारी शक्तियों का स्रोत क्या है, हमारी पावर आ कहां से रही है। उनका इशारा था कि हमारी पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं आ रही। दीज पीपल ऑफ इंडिया आर आवर सोर्स ऑफ पावर। हमारी शक्तियों के स्रोत भारत के लोग हैं। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट आर एक्सप्रेशन ऑफ विल ऑफ पीपल। गवर्नमेंट क्या है? सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। उनकी जो डिजायर है, उनकी जो विल है, उसके एक्सप्रेशन को ही गवर्नमेंट कहते हैं। और ये आगे कहते हैं कि गवर्नमेंट डोंट कम इनटू बीइंग बाय स्टेट पेपर्स। सरकारी दस्तावेज और सरकारी कागजातों से सरकारें नहीं बनती। सरकार लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है। लोग चाहते हैं इसलिए सरकार बनती है। एंड दैट्स व्हाई दिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली इज डिराइविंग इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम इंडियन मासेस। जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, ये अपनी ताकत कहां से ले रही है? इंडियन मासेस से, भारतीय जनसमूह से, भारतीय जनता से। एंड दिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू ट्राई टू फुलफिल द पैशंस ऑफ द पीपल। यानी कि चूंकि हमारे शक्तियों का स्रोत भारत के लोग हैं, इसलिए हमें उनके एस्पिरेशंस, हमें उनके डिजायर्स को फुलफिल करने की जिम्मेदारी। सवाल यह भी उठता है कि क्या इससे पहले संवैधानिक बदलाव नहीं हुए थे? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस नहीं हुए थे? उसमें तो ब्रिटिशर्स का पूरा प्रभाव दिख रहा था। तो उस बात को एड्रेस करते हुए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस बिफोर 1946 वाले पॉइंट में जवाहरलाल नेहरू फर्दर उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो भी संवैधानिक बदलाव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने के पहले हुए, यानी संविधान सभा के बनने से पहले जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे, दोज वेयर आउटकम्स ऑफ डिमांड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमारी उस वक्त एम क्या थी, हमारी ऑब्जेक्टिव क्या थी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की? हम चाहते थे कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में ज्यादा से ज्यादा हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को मौका मिले। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि स्वतंत्र भारत के लिए हम संविधान बनाएंगे। हमारा केवल ऑब्जेक्टिव था कि हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा प्रतिनिधित्व ज्यादा से ज्यादा हो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। जैसे एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1909, 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, all these constitutional changes aimed at enlarging Indian participation in the provinces। यानी इससे पहले जो 1909 में बदलाव हुए, 1919 में बदलाव हुए और भारत सरकार अधिनियम 1935 ये जब बनाई गई, इन सब का एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीयों की हिस्सेदारी, भारतीयों की पार्टिसिपेशन बढ़ाई जा सके प्रोविंसेस में, प्रांतों में। एंड आउटकम देखिए, जब इलेक्शन 1937 में होती है, कांग्रेस केम टू पावर इन 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। यानी 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में कांग्रेस जीत जाती है। टोटल 11 प्रांत थे और उसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस जीत जाती है। उनका कहने का अर्थ है कि हमारी ऑब्जेक्टिव थी कि लोगों का, भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन प्रोविंसेस में बढ़े, और उस ऑब्जेक्टिव को हमने पूरा भी किया, हमने प्राप्त भी किया। हम चाहते थे कि हमारी भागीदारी बढ़े, हमारी पार्टिसिपेशन बढ़े, हिस्सेदारी बढ़े, हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारी प्रतिनिधित्व बढ़े। और ये काम सफल भी हुआ, क्योंकि 1937 के चुनाव में 8 प्रांतों में हम जीत गए। इट शोज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल वाज इंक्रीजिंग। अब वो कहते हैं कि 1946 से पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, उसको तो हमने पूरा किया ही। हमारा ऑब्जेक्टिव संविधान बनाना नहीं था,
हमारा ऑब्जेक्टिव स्वतंत्र राष्ट्र बनाना नहीं था, हमारा ऑब्जेक्टिव था पार्टिसिपेशन बढ़ाना, और वो हमने बढ़ाया। अब हम संविधान सभा हैं, नाउ वी आर कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज, और इसमें बदलाव क्या होने वाला है वो देखिए। द चेंजेस आफ्टर 1946 will be not same as earlier constitutional changes। अब जो हम बदलाव करेंगे वह पुराने संवैधानिक बदलाव जैसा नहीं होगा। Earlier acts were not debated and formulated by Indians। इससे पहले के जितने भी कानून थे उसमें भारतीय जो हैं वाद विवाद नहीं करते हैं, विचार विमर्श नहीं करते हैं, भारतीय उन कानूनों को नहीं बनाते हैं। एंड एट दैट टाइम देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी जिस वक्त की बात आप कर रहे हो पहले, उस वक्त लोगों को मताधिकार नहीं मिला हुआ था, लोग वोट नहीं कर सकते थे, सभी लोग वोट नहीं कर सकते थे। एंड दिस करेंट कंस्टिट्यूएंट असेंबली इज मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यानी 1946 के बाद जो बदलाव है वो ये है कि अब हम स्वतंत्र, संप्रभु और गणतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने वाले हैं। इसलिए ये संविधान सभा नो डाउट ब्रिटिशर्स ने बनवाई है, लेकिन इसमें उसका इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको ये डिबेट समझ में आया होगा। सोमनाथ लहरी जी ने सवाल उठाया था संविधान सभा के ऊपर। ये संविधान सभा ब्रिटिश मेड है, इस वजह से उनके ही प्लान को हम एग्जीक्यूट करने बैठ जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पावर जो है वो हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं मिली है, हमें मिली है भारत के लोगों से। और इससे पहले जो बदलाव थे, हमारा एम पार्टिसिपेशन था, ना कि संविधान बनाना। और अब हमारा एम है संविधान बनाना, एक ऐसे राष्ट्र के लिए जो स्वतंत्र होगा, जो संप्रभु होगा, जो गणतंत्र होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक डिफाइनिंग राइट्स की तरफ। यानी अब अधिकारों के ऊपर चर्चा चलने वाली है कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। और हमारा पहला टॉपिक इसमें आएगा द प्रॉब्लम विथ सेपरेट इलेक्टोरेट। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र, इसकी जब मांग उठी तो कैसे डिबेट चली थी, कैसे हमने सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट किया था, इस डिमांड को रिजेक्ट किया था, उस पॉइंट को हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें 3 टॉपिक आएगा 3.1 में। पहला है डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। मुसलमानों ने अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, उसको कैसे काउंटर किया, यह दूसरा टॉपिक होगा। और तीसरा हम टॉपिक पढ़ेंगे कि क्या फॉलो हुआ, यानी संविधान में क्या व्यवस्था करी गई उसकी। तो सबसे पहले देखते हैं डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। बी पोकर बहादुर जो मद्रास के थे और संविधान सभा के मेंबर थे, इन्होंने अलग इलेक्टोरेट की डिमांड करी मुसलमानों के लिए, कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और ये डिमांड उन्होंने 27 अगस्त 1947 को करी थी। समय पर ध्यान दीजिए, टाइम पीरियड 27 अगस्त 1947 है, यानी पाकिस्तान भारत से अलग हो चुका है 14 अगस्त को। और उसके बाद ये डिबेट चल रही है। उसके बाद बी पोकर बहादुर ने डिमांड करा था कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करी जाए। उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज दे कुड नॉट बी इरेज्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी जो भी माइनॉरिटी में है, अल्पमत में है, उनको आप चाह कर भी नहीं हटा सकते। दैट्स वाई वी नीड सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क वेयर माइनॉरिटी लिव इन हार्मनी विथ अदर्स। हमें एक ऐसी संरचना, हमें एक ऐसी स्ट्रक्चर की जरूरत होगी जहां माइनॉरिटी में जितने भी लोग हैं वह काफी सद्भाव के साथ दूसरों के साथ रह सके। और ये डिमांड बी पुकर बहादुर ने क्यों किया था? टू इंश्योर दैट मुस्लिम्स हैव अ मीनिंगफुल वॉइस इन द गवर्नेंस। शासन में मुसलमानों की बात को रखी जा सके, इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट का होना आवश्यक है, अकॉर्डिंग टू बी पुकर बहादुर। और वो फर्दर कहते हैं कि नीड्स ऑफ मुस्लिम्स कुड नॉट बी प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय नॉन मुस्लिम्स। यानी गैर मुसलमानों से मुसलमानों की क्या आवश्यकता है, ये गैर मुसलमानों को नहीं पता चल सकती। इसलिए
मुसलमानों के लिए या माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का होना इंपॉर्टेंट है। ये डिमांड किसने किया था? बी पोकर बहादुर ने। यानी माहौल को आप समझिए, इससे ठीक पहले, कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान बनी है, और बी पोकर बहादुर ने यह डिमांड किया था कि जो बचे खुचे मुसलमान है वो तो माइनॉरिटी में है, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। तो दिस डिमांड प्रोवोक्ड एंगर एंड डिसमे। चारों तरफ निराशा हो गई, लोग गुस्से में हो गए। मेनी सॉ दिस डिमांड एज मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश टू डिवाइड पीपल। चूंकि अंग्रेज यही कर रहे थे, हिंदुओं और मुसलमानों को अलग थलग कर रहे थे, वो उन दोनों को आइसोलेट कर रहे थे ताकि वो अपना काम आराम से भारत में कर सके। तो बहुत लोगों को लगता था कि इसमें ब्रिटिशर्स का ही हाथ है, ये शुरुआत ब्रिटिशर्स ने ही करी है हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की। एंड नेशनलिस्ट दे अपोज दिस बिकॉज दे वेर हॉन्टेड बाय फियर ऑफ कंटिन्यूड सिविल वॉर्स, राइट्स एंड वायलेंस ऑफ पार्टीशन। जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे वो इस डिमांड को अपोज कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि अभी तक उनके दिल में वो जो हिंसा, वो जो वायलेंस, वो जो दंगे थे वो बैठी हुई थी। वो नहीं चाहते थे कि फिर से वैसे दंगे भारत में हो, इसलिए इस डिमांड को वो सब विरोध कर रहे थे। एंड पटेल डिक्लेयर्ड, वल्लभ भाई पटेल, he declared that separate electorate as a poison that has entered the body politic of country। वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि यह एक ऐसा विष है जो भारत की राजनीति में समा गया है। इस विष को, यह विष धीरे धीरे हमें ही खत्म कर देगा, भारत को ही खत्म कर देगा। यदि सभी लोग सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड करेंगे तो भारत यूनाइटेड कैसे रह पाएगा? ये कहते हैं वल्लभ भाई पटेल। That's why he urged, if you want peace in this land, do away this demand। यदि आपको भारत में शांति चाहिए तो इस मांग को आप वापस ले लीजिए। सेपरेट इलेक्टोरेट विष है जो भारत को खोखला करेगा, जो भारत को खत्म कर देगा। इसलिए जरूरी ये है कि हमें शांति व्यवस्था बनानी है, तो इस डिमांड को आप वापस लीजिए। गोविंद वल्लभ पंत जो दूसरे मेंबर थे, उन्होंने कहा कि इट इज अ सुसाइडल डिमांड, ये आत्मघाती मांग है। ये मांग आप मुसलमानों के लिए कर तो रहे हैं, लेकिन इससे घाटा किसका होगा? मुसलमानों का ही होगा। कैसे? तो इट वुड परमानेंटली आइसोलेट माइनॉरिटीज। चूंकि आप अलग निर्वाचन क्षेत्र में रहेंगे, आपकी अलग एरिया होगी जहां केवल मुसलमान ही रहेंगे। नो डाउट आप सभी मिलके तो रहेंगे, लेकिन बाहरी दुनिया से आपका इंटरेक्शन कम हो जाएगा। यानी भारत की दूसरी कम्युनिटीज के साथ आपका इंटरेक्शन कम हो जाएगा और इसमें आप अलग थलग पड़ जाओगे। इट वुड मेक देम वल्नरेबल, ये उनको वीक बना देगी, मुसलमानों को कमजोर बना देगी। एंड इट विल डिप्राइव देम ऑफ एनी इफेक्टिव से विद इन द गवर्नमेंट। यानी सरकार में आपकी हिस्सेदारी तो होगी, आपकी भागीदारी तो होगी, लेकिन आप जो भी कहेंगे वह उतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना आप कॉमन इलेक्टोरेट से बात रखें। यानी सेपरेट इलेक्टोरेट, इससे नुकसान भारत का तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान उस कम्युनिटी का होगा जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रही है। आप देख रहे हैं कि बी पोकर बहादुर ने डिमांड रखा था माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का, उसको काउंटर किया गया सारे मेंबर्स के द्वारा, जिसमें पटेल कहते हैं कि यह एक विष है सेपरेट इलेक्टोरेट, ये हमारे भारत को समाप्त कर देगी। और गोविंद वल्लभ पंत कहते हैं कि ये सुसाइडल डिमांड है, क्योंकि मुसलमानों को ये आइसोलेट करके रख देगी, वो उनको कमजोर बना देगी। सरकार में वो रहेंगे लेकिन उनकी प्रभावशाली बात नहीं रह पाएगी। जो भी वो बात संसद में करेंगे, उनकी बात उतनी प्रभावशाली नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि संविधान में किस बात को फॉलो किया गया, और ये तीसरा पॉइंट होगा। कॉमन एंड शेयर्ड इलेक्टोरेट वाज फॉलोड। हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों या माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था नहीं करी गई है। तो संविधान ने क्या एक्सेप्ट किया, कैसे एक्सेप्ट किया, ये पॉइंट आप देखिए।
नॉट ऑल मुस्लिम सपोर्टेड डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। सारे मुसलमान इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमें अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। जैसे नाम याद रखना है, बेगम एजाज रसूल। He felt that separate electorate were self-destructive। यानी मुसलमान में भी सारे मुसलमान इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बेगम एजाज रसूल कहती हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, इससे अपना ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि दे आइसोलेटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम द मेजोरिटीज। जिन लोगों की संख्या अधिक है उनसे साफ अलग थलग कर देगी ये सेपरेट इलेक्टोरेट। इसलिए बाय 1949 most Muslim members of Constituent Assembly agreed that separate electorates were against the interest of Muslims and Muslims needed to take active part in the democratic process। चूंकि सेपरेट इलेक्टोरेट आइसोलेट करके रख दे रही है, अलग थलग करके रख दे रही है मुसलमानों को, इसलिए चूंकि मुस्लिम को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभानी है, इसलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और कौन सी विधि अपनाई गई? कॉमन इलेक्टोरेट, यानी एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें हर समुदाय के लोग रहेंगे और उसका रिप्रेजेंटेशन कोई भी व्यक्ति करे, वह सारे समुदाय को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि केवल मुसलमानों। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड बी पोकर बहादुर ने किया था और उसको काउंटर करते हुए वल्लभ भाई पटेल भी कहते हैं, गोविंद बल्लभ पंत भी कहते हैं। और क्या कहते हैं ये पॉइंट तैयार कर लेनी है।